हेलो दोस्तों, आप जो भी यहाँ पर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी टीचर हो, आप चाहे सीटेट या आप कर रहे हो रीट की तैयारी या आप कोई सी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके एसएसटी से हैं, आपके सब्जेक्ट उसमें एसएसटी हैं, तो उसके लिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी अगर इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इंडिया जीके क्वेश्चन आते हो या फिर वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन आते हो, आपके जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो 6 to 10th लेवल की जो बुक रहती हैं उससे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ आपके इन क्वेश्चनों की। आइए तो हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। हमारे क्लासेस के फर्स्ट टॉपिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह आसमान में जो है दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए, आसमान में दिखाई देने वाले विभिन्न तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। जो भारत में जो आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह हैं उनको आप सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। किन से नाम से जानते हैं? सप्तऋषि मंडल के नाम से। 7 तारों का समूह है जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सप्तमंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है। तो सप्तऋषि मंडल है उसको फ्रांस में जो है सॉसपैन या हत्तेवाली डेगची कहा जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है। तो आपको जो सप्तऋषि मंडल है उसको ब्रिटेन में क्या कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को जो ब्रिटेन में कहा जाता है खेत की जुताई वाला हल। क्या कहा जाता है? खेत की जुताई वाला हल इसे बोला जाता है। किसमें बोला जाता है? ब्रिटेन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको बोलेंगे सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है। तो सप्तऋषि मंडल को यूनान में जो है स्मॉल बियर कहा जाता है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो आपको जो ध्रुव तारा है जो आप आसमान में दिखाई देता है उसे हम उत्तर दिशा निर्धारित करते हैं। पहले के जो लोग थे वो ध्रुव जो आप पहले तो क्या है ये दिशा सूचक यंत्र नहीं थे हमारे, तो पहले के लोग क्या करते थे, ध्रुव तारे की दिशा को देखकर उत्तर दिशा का पता लगा देते हैं। पोल स्टार को हिंदू धर्म में ग्रंथों में क्या कहा जाता है। जो पोल स्टार को क्या कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ध्रुव तारा कहा जाता है। हिंदी भाषा में ले लीजिए या हिंदू धर्म में ले लीजिए, क्या कहा जाएगा, उसको ध्रुव तारा कहा जाएगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, आकाश में फैले तारे। आकाश में फैले तारे उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? ये कहलाते हैं आपके खगोलीय पिंड। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं। देखिए तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं दोस्तों। तारे बनते हैं आपके हाइड्रोजन व हीलियम से बनते हैं। और जो ब्रह्मांड किसका भाग है, ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड किसका भाग है, अंतरिक्ष का भाग है। ठीक, किसका भाग है? अंतरिक्ष का भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न तारे उनके अवशेषों, जो तारों के जो अवशेष रहते हैं, भी तारों के ख़त्म होने के बाद जो अवशेष बचते हैं ना, वो धूलकण, जब तारों अवशेष से अर्थ है बचा हुआ, है ना, अवशेष। तो जैसे तारों की जो ऊष्मा ख़त्म हो जाती है, तारे चमकना बंद कर देते हैं, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, ये समझ लीजिए, तब वो धूलकण तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है। तो क्या कहलाते हैं फिर? आकाश गंगा। असीमित भंडार क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से अध्ययन करेंगे। तो देखिए तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं। जो तारों के जो छोटे समूह हैं मेरे दोस्तों वो तारामंडल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तारों के छोटे समूह तारामंडल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है। तो सूर्य के प्रकाश की गति की बात करें हम, सूर्य की प्रकाश गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी दोस्तों? सूर्य के प्रकाश की जो गति है 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब सूर्य इतनी स्पीड से जाता है कि 1 सेकंड में जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है। तो एक वर्ष में जो है सूर्य का प्रकाश जो है 95 खरब किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है। क्या? सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसका सर्वमान्य सिद्धांत है मेरे दोस्तों बिग बैंग। अर्थात बिग बैंग उसने क्या है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था, जिससे क्या है ग्रह, उपग्रह, सूर्य, ये सारे बहुत सारे जो छोटे छोटे पिंडों में बट गए, है ना। और ये जो है अलग अलग बन गए, अलग अलग हो गए एक दूसरे से। पहले क्या था, एक पूरा एक गोला था, आग का गोला था पूरा, जो क्या हुआ बिखर गया जगह जगह। उससे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, इन सब का निर्माण हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है। जो पृथ्वी जो है आपकी मिल्की वे का भाग है ना। इसे एरावत भी कहते हैं अथवा इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है मेरे दोस्तों। पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी के जो सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आप क्या उत्तर देंगे, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी मेरे दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों, वो सेम क्वेश्चन है, वही 15 करोड़ किलोमीटर है। धूमकेतु पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, धूमकेतु जो रहते हैं, धूमकेतु पुच्छल तारे, जो पूंछ वाले तारे रहते हैं, ये मान लीजिए पूंछ वाले तारे है ना, जिन्हें पुच्छल तारे कहते हैं, उनका सिर सदैव किस तरफ रहता है, सूर्य की तरफ रहता है। उनका सिर किसकी तरफ रहता है, उनका सिर रहता है सूर्य की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है। तो जो पृथ्वी के निकट से जो गुजरता है वो एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेली। क्या नाम है, हेली धूमकेतु है। अब बात करते हैं अंतिम बार हेली को कब देखा गया था। ये जो आपके जो है 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है दोस्तों। तो इसको अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 22, अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। जो हेली धूमकेतु है मेरे दोस्तों अगली बार 2062 में दिखाई देगा। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 23, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों 76 वर्षों बाद ही दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या है, ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है। ये कहलाता है मेरे दोस्तों उपग्रह कहलाता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं, तारे जो है स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। अर्थात तारे किसको बोलते हैं, जिसका स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा हो, वो क्या कहलाएगा, तारा। जिसकी स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होती है, जिससे वो चमकता है, वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तो जिस तारे की क्या होती है, स्वयं की प्रकाश व ऊष्मा होती है। सौर परिवार किसे कहते हैं। अब बताया आपका सौर परिवार। सौर परिवार पढ़ेंगे हम। सौर परिवार का पिता, अर्थात सौर परिवार का पिता जो है किसे कहा जाता है, सूर्य को। मतलब सूर्य का जो परिवार है वो सौर परिवार कहलाता है। सूर्य में जितने भी आपके ग्रह, उपग्रह जितने भी आएंगे, आपके तारे, सौर मंडल, क्या कहलाएगा आपका, सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड, सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है मेरे दोस्तों। भाई सूर्य है, यह आपका सूर्य हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका सूर्य हो जाता है। अब सूर्य के चारों ओर, ठीक है, ये इसकी कक्ष है। ये सूर्य के चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिस पथ पर, ये पथ है ना, मान लीजिए पथ मान लीजिए, ये पथ मान लीजिए, और इस पथ पर जो चक्कर लगाते हैं, ये सब मान लीजिए ये चक्कर लगाते हैं ना। ये पृथ्वी, उपग्रह कुछ भी हो, बुध, शनि, ग्रह, जितने भी ग्रह, उपग्रह हैं, या कितने भी जो भी हैं आकाशीय पिंड जितने भी, उन ये जिस रास्ते पे लगा रहे हैं ना, इनके रास्ते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा इनका पथ, कक्ष कहलाता है। ठीक है, कहलाता है कक्ष। मतलब जिस रास्ते पर
मतलब एक ही दिशा में जिस रास्ते पर ये जो चक्कर लगाते हैं सूर्य को, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? भाई जो सौरमंडल के केंद्र में सौरमंडल है, अब इसके बीचों बीच सूर्य है, ये किसने बताया था? ये बताया था निकोलस ने। किसने बताया? निकोलस कोपरनिकस ने बताया था 1543 में। किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि जो आपका सौरमंडल है उसके बीचों बीच, उसके मध्य में क्या है? सूर्य है। ये किसने बताया था? आपके निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। कब बताया था? 1543 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है? जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा है सौरमंडल की आयु जो है 460 बताई गई है। 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। कितनी बताई गई? 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। उसके बाद जो ये कहा जाता है कि इसका विनाश हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। सौरमंडल को किसने बांध रखा है? जो सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल को किसने बांध रखा है कि कौन सा बल है जिसके तरफ जो सौरमंडल एक जगह बना हुआ है या उस दिन उनकी जो प्रतिक्रिया चल रही है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे एक दूसरे को बांधे हुए हैं। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जब सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी तक आता है ना दोस्तों, ये सूर्य हो गया आपका और ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है मेरे दोस्तों? 8 मिनट और 30 सेकंड लगती है। कितनी लगती है? 8 मिनट और 30 सेकंड इसमें लगती है। ठीक है। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जो सौरमंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं टोटल। कितने ग्रह हैं? 8, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। कौन कौन से हैं? आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। और ये जो दोस्तों बात करें इन सब की, इन चारों की, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? आपके आंतरिक ग्रह हैं। और ये जो है आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके बाह्य ग्रह हैं। ये आपके आंतरिक ग्रह हैं और ये आपके बाह्य ग्रह हैं। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीन लिया गया? जो प्लूटो है इसे एक छोटा ग्रह था, बोना ग्रह, इसलिए इसे क्या है? ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? आंतरिक ग्रह मैंने बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल शामिल हैं। गैसीय ग्रह किन्हें कहा गया है? बृहस्पति और शनि को गैसीय ग्रह कहा जाता है। इनमें जो गैसीय गैस पाई जाती है। बर्फ दानों की संख्या किन ग्रहों को दी गई है? बर्फ तथा दानों की संख्या, बर्फ तथा दानों की संख्या दी गई है अरुण वरुण को। अरुण और वरुण जो है 2 ग्रह हैं जिनको बर्फ तथा दानों की संख्या दी गई है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी को सौरमंडलीय ग्रहों में कौन सा स्थान है? सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। देखिए मेरे दोस्तों कैसे हैं, देखो ये मान लीजिए आपका सूर्य हो जाता है, ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है। और ये आपका हो गया बुध हो गया, यह आपका थोड़ा शुक्र हो गया, यह आपका पृथ्वी हो गई, यह आपका मंगल हो गया। उसके बाद जो है आपके बाहरी ग्रह आ जाते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी हो गई आपकी, क्या हो गई? पृथ्वी। तो इसका जो है सूर्य की दूरी के स्थान पर एक पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। तो कितने नंबर पे है पृथ्वी? हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का कितने बड़ा ग्रह है? 5वां आकार की दृष्टि से पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवां बड़ा ग्रह है? मतलब
अगर बड़े ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी जो है बड़े ग्रहों में कितने नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे है। कितने नंबर पे, 5वें पे। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, जो पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का औसत तापमान है आपके। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है, पृथ्वी पर तापमान का बने रहने का कारण वायुमंडल मौजूद है, इसलिए पृथ्वी का तापमान जो है एक समान सा बना रहता है। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, पृथ्वी के हमारे जो है 4 परिमंडल है। पृथ्वी को कितने भागों में पर जल हैं, जो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो है हमारे 31% भाग पर जल विद्यमान है। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 की, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में देखिए, पृथ्वी के समान वातावरण की खोज कहाँ की गई है, तो पृथ्वी के समान जो है वातावरण की खोज की बात करें तो पृथ्वी के समान जो है वातावरण की खोज कहाँ की गई है मेरे दोस्तों, पृथ्वी के समान जो है वातावरण की खोज जो है आपके टाइटन में की गई है। कहाँ गई है, टाइटन में की गई है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन एक उपग्रह है जो शनि का है। किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह है। तो पृथ्वी के समान जो सघन वातावरण जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वगैरह है, थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद हो, कौन सा है, टाइटन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन तो नहीं मिले, लेकिन ऐसा सघन वातावरण वहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी जो मेरे दोस्तों 81 गुना बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा को जो है अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है मेरे दोस्तों, इसको लगता है 29 दिन लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में, मतलब घूर्णन करने में जो है इसको मेरे दोस्तों लगते हैं 29 दिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थात परिक्रमण करता है, तो इसे लगभग 27 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं मेरे दोस्तों, 27 दिन इसको लग जाते हैं। खुद के अक्ष पर घूमने तो इसको 29 दिन लगते हैं, और जो पृथ्वी चक्कर लगाता है तो इसको 27 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है, जैसे ऐसे पट्टी चली है, एक पट्टी है कैसे, इस तरह तो मंगल ग्रह है, इस तरह आपका बृहस्पति ग्रह है ना। तो इसके जो शुद्र ग्रह कहलाती है, क्या कहलाती है, इसके बीच जो पट्टी है ये क्या कहलाती है, पट्टी, ये पट्टी क्या कहलाएगी, ये पट्टी कहलाएगी शुद्र ग्रह कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है, जो टूटते हुए तारे हैं, जब तारे टूटते हैं तो उनको उल्का किन्हें जाना है, टूटते तारे के रूप में किन्हें जाता है, उल्का पिंड को। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है, अब बात करें पखवाड़ा कितने दिनों का होता है, पखवाड़ा जो है 15 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो मेरे दोस्तों सौरमंडल का जो अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आपके। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध जो है आपके सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जीवंत ग्रह किसे कहा गया है, तो जीवंत ग्रह जो मेरे दोस्तों आपके पृथ्वी को जो है जीवंत ग्रह कहा गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, कोई भी बता देगा। पृथ्वी जो है आपके शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। किन किन के बीच स्थित है मेरे दोस्तों, शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। अंतरिक्ष की खोज की बात करते हैं, अंतरिक्ष खोज के बारे में कुछ जो है यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। गीजा का महान पिरामिड किसका, गीजा महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है, गीजा का जो महान पिरामिड है वो ध्रुव तारे से संबंधित बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष के अध्ययन में प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले थे। अगर बात करें अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले, तो ये मिले थे आपके मिस्र में, कि अंतरिक्ष नाम की भी कोई चीज़ है, कहाँ मिले थे, आपके मिले थे मिस्र में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो भारत द्वारा जब अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा गया था सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट को बोलते हैं, उस आर्यभट्ट था, उसका नाम क्या नाम था, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पृथ्वी की सतह परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। अगर बात करें पृथ्वी की सतह की सर्वप्रथम गणना किसने की थी, वो था आपका इरेटोस्थनीज था मेरे दोस्तों। कौन था, इरेटोस्थनीज जो है पहला था। पृथ्वी सही जो पृथ्वी की जो सही परिधि है उसकी गणना इरेटोस्थनीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भास्कर आचार्य की रचना है, तो भास्कर आचार्य है उसकी रचना क्या है मेरे, तो सिद्धांत शिरोमणि।
सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? भास्कर आचार्य की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेता, जो खगोलवेता है उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। जो पृथ्वी में क्या है गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? भास्कर आचार्य ने ही बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। इससे हमारी कोई भी जो चीज़ है उसे ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आके गिरते हैं। हम भी जो है एक तरह से पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो ये किसका परिणाम है? ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम जो है यहाँ पृथ्वी पे टिके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? मेरे दोस्तों प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था आपके हॉलैंड के, जो नीदरलैंड के हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही बात है, कि हैंस लिपर्सी। क्या नाम है? कि हैंस लिपर्सी हैं, हैंस लिपर्सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, आकाशीय पिंडों को देखने पर, जो आकाशीय पिंड है उनको देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो गैलीलियो हैं, गैलीलियो, क्या नाम है? गैलीलियो, जो इटली के निवासी हैं, उन्होंने 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का निर्माण किया। देखिए आकाशीय पिंडों को मतलब ज़मीन से जो देखेंगे, अगर यहाँ पे रहते हुए आकाशीय पिंडों को देख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जो सर्वप्रथम जो दूरबीन बनाई थी, एक योग्य दूरबीन बनाई थी, उसका आविष्कार किसने किया था? आपके गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया? देखिए दोस्तों, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है मास्ट, इसका नाम क्या था? मास्ट था दूरबीन का। देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या था? मास्ट था मेरे दोस्तों। इसको कहाँ स्थापित किया गया था? उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर। कहाँ लगाया था? उदयपुर में, उदयपुर की बात, उदयपुर है उसमें फतेह सागर झील के टापू पर लगाया गया था। उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर किसको लगाया गया था मेरे दोस्तों? मास्ट, जो दूरबीन है उसको, जो सबसे बड़ी दूरबीन है उसको कहाँ लगाया गया था? उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ कर किया? देखिए जो सवाई जयसिंह है आपके, उन्होंने सौर वेधशालाएँ बनवाई थी, सौर वेधशाला, उनका निर्माण कहाँ कहाँ पर किया गया? तो उनका निर्माण किया गया दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में। 5 जगह किया गया है। दिल्ली में किया गया था, जयपुर में किया गया, बनारस में किया गया, उज्जैन में किया गया और मथुरा में किया गया। किसका निर्माण किया गया? सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने जो है सम्राट यंत्र, सबसे बड़ा जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने जो है सम्राट यंत्र का, सबसे बड़ा यंत्र है वह जयप्रकाश यंत्र व राम यंत्र। सवाई जयसिंह ने 3 यंत्र बनवाए थे, सम्राट, जयप्रकाश व राम यंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? अगर हम चाहें कि हमारे पर जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करे, तो हमारे जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हिसाब से जो है हमारी स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी स्पीड होनी चाहिए 1 सेकंड में हम जो 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकें, इतनी स्पीड होनी चाहिए। 13, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अगर बात करें तो विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों? स्पुतनिक फर्स्ट है। तत्कालिक सोवियत संघ किसने बनाया था? तत्कालिक सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था 1957 में। कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट, जो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, अंतरिक्ष में जाने वाले पहला जीवित प्राणी कौन था? जो अंतरिक्ष में जो पहला जीवित प्राणी था, अंतरिक्ष में भेजा गया था, अंतरिक्ष में देखने के लिए कि ऊपर जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो लाइका नाम का कुतिया थी। क्या थी? लाइका नाम की कुतिया थी, जो स्पुतनिक सेकंड के नाम से जाना जाता है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है? लाइका नाम की कुतिया थी जो स्पुतनिक सेकंड की थी। स्पुतनिक सेकंड जो वो गया था सैटेलाइट, उसमें भेजा गया था इसको, ठीक है।
इसको लाइका नाम की कुत्तिया को स्पुतनिक सेकंड सैटेलाइट में भेजा गया था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट, 1961। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो वोस्ताक फर्स्ट का था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? तो चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर पहली बार मानव जो है 1969 में पहुंचा था अपोलो 11 के द्वारा। अपोलो यान था, अपोलो सैटेलाइट, अपोलो के द्वारा जो है, अपोलो यान के द्वारा 11, जो अपोलो 11 है उसके द्वारा पहुंचा था। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहला यात्री था। ये कौन? जो चंद्रमा पर पहुंचा था पहली बार। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था, जो 1984 में गया था सोयुज T11 नामक यान से। कौन सी यान से गया था ये? सोयुज T11 नामक यान से। अब आपसे कभी कोई पूछे कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो राकेश शर्मा है। हम तो ये समझते थे कि जो कल्पना चावला है कोई, लेकिन जो फर्स्ट जो था वो कौन है? राकेश शर्मा। जब कब गया था? 1984 में गया था। और अब पूछे कि विश्व का जो पहला कौन है जो चंद्रमा पे गया था, आप बात पाएंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला भारत की पहली महिला कौन थी? बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, जो कल्पना चावला पहली बार गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? बात करें कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुनीता विलियम्स है। कौन है दोस्तों? ये सुनीता विलियम्स है, जो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताकर आई थी। ये गई तो अमेरिका की तरफ से, लेकिन सुनीता विलियम्स है जो भारत की रहने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसरो का पूरा नाम बताइए। तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, देखिए इसरो का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? अब आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 22, तो इसरो का गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसरो का जो गठन में दोस्तों 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? 1962 में हुआ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ था। किसका गठन? इसरो का। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के श्रेय की बात करें तो विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब कहाँ से किया गया? तो बात करें दोस्तों आर्यभट्ट है, उसका प्रक्षेपण कब कहाँ से किया गया था? 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से किया गया था? 1975 में किया गया था। और पूर्व सोवियत संघ है उसके बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से, उनका अंतरिक्ष केंद्र है बेकानूर, वहाँ से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कर उसे उसके बाद भेजा गया था 1975 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो मंगलयान जो आपका नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। देखिए मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? ये मंगलयान जो है आपका नवंबर 2013 में। कब किया गया था मेरे दोस्तों? नवंबर 2013 में किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2013 में किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था इसे? नवंबर 2013 में तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था? इसको किया गया था आपको 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। कब किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान जो है आपका 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? सन 2008
2008 में, अक्टूबर में। चंद्रयान, मंगलयान तो नवंबर 2013 में और चंद्रयान 2008 में। भारत की पहली आंतरिक वेधशाला कौन सी है? भारत की पहली आंतरिक वेधशाला की बात करें तो एस्ट्रोसेट है। कौन सी है? भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट, ये अक्टूबर 2015 में खोली गई थी। 29 क्वेश्चन नंबर, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.6 किलोमीटर होते हैं 1 मील में। अब क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, ग्लोब। पृथ्वी आकृति कैसी है? तो पृथ्वी आकृति आपकी जो भू आभ है, मतलब जियोड तरह की आकृति है। पृथ्वी की आकृति हम बोलते हैं कि पृथ्वी जो है आपकी, आपको एक बार बोलते हो कि आपकी पृथ्वी की जो आकृति है अपनी वो कैसी है? गोल है, कभी अंडाकार। लेकिन पृथ्वी आकृति कैसी है आपकी? पृथ्वी आकृति आपकी जियोड है। कैसी पृथ्वी आकृति जो है आपकी? पृथ्वी आकृति में जियोड है। जियोड किस तरह की रहती है? जियोड रहती है ऐसे ऊबड़ खाबड़। कैसी रहती है? ऊबड़ खाबड़, जैसे इस तरह से जो है पृथ्वी की आकृति है। मतलब फिक्स नहीं है पृथ्वी आकृति, हम बोलते हैं अंडाकार, लेकिन अंडाकार नहीं रहते। मतलब पृथ्वी जो है किसी किनारों पे से कटी फटी है। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास की बात करें तो 12,756.6 किलोमीटर है। कितना है? 12,756.6 किलोमीटर जो है पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास है। कितना है? 12,756। आप इस तरह से याद रखते हैं 12756, ठीक है, 12756.6 वो मध्यवर्तीय व्यास। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पृथ्वी का ध्रुव व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो है ध्रुव व्यास 12714 किलोमीटर, मतलब 12714 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? बात करें पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है आपकी 4075 किलोमीटर है। कितनी है? 4075 किलोमीटर। 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है वो कितनी है आपकी? 40,008 किलोमीटर आपकी जो है ये जो आपकी परिधि है। इसमें जो है आपका 40,075 है। मैं 4,000 बोल गया था इसको। तो जो इसका जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 है। और परिधि जो कितनी है इसकी, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी के भूमध्य आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? बात करें जो पृथ्वी का जो भू आभाई आकार है उसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? भू आभाई आकार का, ये जो पृथ्वी की स्थिति ऐसी है इस तरह से, ये पता किसने लगाया था? ये लिखाया था आपके जॉन रीवर, फ्रांस के थे। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्या नाम है इनका? जॉन रीवर्स। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? जो पृथ्वी का अक्ष है अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? 86.5 डिग्री से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर खींची गई है? उत्तरी ध्रुव पर जो है आपकी, जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, वहाँ पे क्या खींची गई है आपकी? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है। 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो रेखा है उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश पर आपकी 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है, क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, जो आपके पृथ्वी के सेंटर से होकर गुजरती है। 66.5 डिग्री की बात करें उस अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? तो आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। क्या? उत्तरी अक्षांश जो रेखा है आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। कौन सी? 66.5 डिग्री रेखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, 90 डिग्री दक्षिणांत रेखा कहाँ पर विद्यमान है? तो दक्षिणी ध्रुव में जो है आपकी 90 डिग्री देशांतर रेखा विद्यमान है। बात करें 41 डिग्री 23 डिग्री 30 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो आपकी जो 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, 23.5 डिग्री जो दक्षिण में जो स्थित है वो आपकी कहलाएगी मकर रेखा। देखिए ये आपकी हो गई पृथ्वी। एक मिनट रुकिए आप। ये आपकी पृथ्वी हो गई है। इसमें जो है आपकी ये भूमध्य रेखा हो गई।
ठीक है। यह आपकी भूमध्य रेखा हो गई, यह आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, और ये आपकी दक्षिण रेखा हो गई 23.5 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर की रेखा है ये 23.5, इसको तो हम कर्क बोलते हैं, और नीचे वाले इसको हम मकर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी भूमध्य रेखा है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या बनाती है। अब देखिए 66 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपकी 66 डिग्री, ठीक है। ये अक्षांश रेखा है आपकी, ये क्या बनाती है, अंटार्कटिक वृत्त बनाती है। क्या बनाती है, अंटार्कटिक वृत्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में मेरे दोस्तों आपके स्थल भाग अधिक है। क्या है, आपके यहाँ पे उत्तरी भाग में क्या है, स्थल भाग अधिक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, कुल अक्षांश 181 तथा वृत्त कितने हैं। कुल अक्षांश आपके 181 हैं तथा वृत्त आपके 179 हैं। भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत आपके जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, भारत की बात करें तो भारत जो है आपके हैं उत्तरी गोलार्ध में। यह आपकी पृथ्वी हो जाती है, यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है, यह आपका उत्तरी गोलार्ध है। और भारत की स्थिति देखिए मेरे दोस्तों, भारत की स्थिति यहाँ पे है। ये भारत हो गया आपकी, तो भारत आपके यहाँ हो जाता है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर में है। ये तो आपकी उत्तरी में हो गई, यहाँ से ले तो उत्तरी में हो गई, और यहाँ से इधर से ले तो पूर्व में हो गई, ठीक है। तो आपकी स्थिति जाती है उत्तर पूर्व में। क्या है, उत्तर पूर्व में आपकी स्थिति हो जाती है। तो इसके बोलेंगे उत्तर तथा पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में मेरे दोस्तों स्थल भाग जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 44, कुल अक्षांश कितने हैं आपके। कुल अक्षांश जो है हमारे 181 है, अक्षांश बोलते हैं। जो धाराएं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से इनको अक्षांश बोलते हैं हम। तो कितने व्रत कितने हैं, 179 हैं। भारत किस गोलार्ध में, तो भारत आपको उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत है। क्वेश्चन नंबर 46, 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितने किलोमीटर। तो 1 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 1 डिग्री अक्षांश है, इसकी पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है। 111.13 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर की आपकी दूरी इन दोनों के बीच होती है। जैसे दो अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी बता रहा है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं, ये जो आपकी पृथ्वी हो गई, इस पर ये अक्षांश की रेखा खींच दी गई है। तो इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी है बीच की, ये दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। कितनी है, 111 किलोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है। तो 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी की बात करें तो 31 मीटर है। कितनी है, 31 मीटर जो एक अक्षांश की कोणीय दूरी, एक अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है, 31 मीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं, अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। अक्षांश को कितने मिनट में विभाजित किया जाता है, 60 मिनट में विभाजित। 1 डिग्री अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है, मतलब 1 घंटा। 1 डिग्री अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल की 1.86/60 बराबर 0.31 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। देखिए 1 डिग्री अक्षांश का मतलब इन्होंने बताया कितना माना है इन्होंने, 60 मिनट। कितना माना है, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, है ना। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी, अब हम पता करेंगे 1 सेकंड के अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है। तो पृथ्वी के धरातल है उसकी 1.86 को बटा कर देंगे 60 से, तो कितना आएगा,
31.031 आएगा, 0.031 आ गया, तो अर्थात 31 मीटर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किसके लिए प्रयोग की जाती हैं। जो देखिए देशांतर क्या है, जो देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं कि जो स्थान जो है कितना कौन सी जगह पर है। समय ज्ञात करने के लिए जो है क्या क्या किया जाता है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है। जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है मेरे दोस्तों, अर्धवृत्ताकार रूप में। किस रूप में खींची जाती है, अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है क्या, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए। कैसे, देखिए देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार में खींची जाती हैं। यह आपका उत्तरी ध्रुव या आपका दक्षिण ध्रुव, तो ऐसे खींची जाती है देशांतर रेखाएं। इस तरह से आपको खींची जाएगी। खींची जाती है अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है, ठीक है, ऐसे खींची जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। जो ये तो सबको पता है, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो है आपके 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है क्या, पृथ्वी। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमेगी, 1 डिग्री। अब जब पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है, तो देख लिए उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब पृथ्वी कितनी घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है। कितनी घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 15, मान लो 15 डिग्री घूमना है तो कितना, 4 से गुणा कर दे, 15 चौको 60, तो कितना हो गया 60 मिनट, मतलब 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55, देशांतर का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देशांतर का जो प्रमुख कार्य होता है मेरे दोस्तों, GMT, मतलब ग्रीनविच मेन टाइम। क्या होता है, ग्रीनविच मेन टाइम के सापेक्ष स्थानीय मानक समय LST ज्ञात करना। मतलब स्थानीय मानक समय अलग अलग स्थानों पे क्या है, अलग अलग टाइम पे जो है सूर्य निकलता है या वहाँ का जो समय जो है अलग अलग होता है, तो उस समय को ज्ञात करने के लिए आपके जो है देशांतर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किसी देश से, क्वेश्चन नंबर 56 अंक बताएंगे हम, किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस अमेरिका में कितने मानक समय हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी जो किस देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा का माध्यम, देखिए किसी देश से गुजरने वाली, मतलब कोई सा भी देश है उससे गुजरने वाली देशांतर रेखा, वह देशांतर रेखा जिस देश से गुजर रही है के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो रूस अमेरिका में कितने मानक समय, तो ये पूछ रहा है कि रूस व अमेरिका में कितने मानक समय बनाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत सारे रूस में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, उनका मानक समय अलग अलग होने के कारण वहाँ पे क्या है, अलग अलग मानक समय बनाए गए हैं। तो इनके क्या है, रूस और अमेरिका की 9 जो है, 9 जगह पे जो इनका मानक समय निर्धारित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 मिनट, कितना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्या है हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री है, जो कहाँ है, पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के पास। कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया गया है। कहाँ से, नैनी नामक स्थान से तय किया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया जाता है। ये ग्रीनविच से कितना आगे है, तो मेरे दोस्तों ये ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। कितना है, 5.5 घंटे आगे हैं।
जो ग्रीनविच में मान लीजिए ग्रीनविच समय की बात करें तो उसमें अगर मान लिया आपके पता होगा आपके टाइम हो रहा होगा 1 बज रहे होंगे आपके, या उसमें बज रहे होंगे 1 बज रहे होंगे, तो 1 में आपको 5.5 घंटे जोड़ना है तो 6.5 घंटे हमारे यहाँ पे टाइम हो जाएगा। अगर वहाँ 1 बज रहे होंगे तो हमारे 6:30 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो सब के लिए एक ही टाइम जोन है, वो जो कहाँ से गुजरती है प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट के फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती हैं, ताकि वहाँ दिन तिथि के भ्रम से मुक्त हो सकें। देखिए कोई कोई जगह पे क्या है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, कोई छोटे मोटे द्वीप बने हुए हैं, तो उनको क्या है जो ग्रीनविच रेखा है उसको मोड़ दिया गया है उनके अनुसार, उनका समय ज्ञात करने के लिए जो है ग्रीनविच रेखा को मोड़ दिया गया है। सीधा न ले जाते हुए ग्रीनविच रेखा को क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है उनके टाइम के अनुसार। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59 की, देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है। तो देशांतरों के मध्य के स्थान में दोस्तों गोरे कहलाता है। क्या कहलाता है, देशांतरों के मध्य का स्थान आपके गोरे कहलाता है। अक्षांशों के मध्य का स्थान आपके कटिबंध कहलाता है। अक्षांशों के जो मध्य स्थान है वो आपके कटिबंध कहलाएगा। जो भी 2 अक्षांश रहते हैं उनके मध्य का स्थान, मान लीजिए अक्षांश हो गया आपको, ये जो मध्य की जगह है, ये जो जगह है मध्य, ये क्या कहलाएगी आपके, यहाँ पे कहलाएगी कटिबंध। क्या कहलाएगी, कटिबंध कहलाएगी। और जो ये जो आपके देशांतर है इनके मध्य की जगह क्या कहलाएगी आपके, गोरे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गोरे। ठीक है मेरे दोस्तों, 59 हो गया, 60 हो गया। अब 61 क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं हम। 0 डिग्री अक्षांश, कितना 0 डिग्री अक्षांश जो देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है, ये आपके अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। कहाँ मिलती है मेरे दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में आपको मिलेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया था। जो 180 डिग्री देशांतर उसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में माना गया था। कब माना गया था, वाशिंगटन सभा में आयोजित हुई थी। 1884 में एक सभा आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर के, जिसमें वाशिंगटन में इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था 180 डिग्री को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये रेखाएं पृथ्वी को किसमें बांटती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ये रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम देशांतरों में किसमें बांटती हैं, पूर्व से पश्चिम देशांतरों में जो है बांट देती हैं, किसको, पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 64 देखो मेरे दोस्तों, ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है। जो ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखाएं मेरे दोस्तों प्राइम मेरिडियन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है। तो लंदन के पास में दोस्तों ग्रीनविच नामक स्थान पर ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। क्या है, ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 66, प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्व से पश्चिम देशांतर में बांटती हैं। प्राइम मेरिडियन रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, जो प्राइम मेरिडियन रेखा है 180 डिग्री रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, देशांतरों में बांटती हैं, इसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहा जाता है इसे मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई, ये जो आपकी ग्रीनविच रेखा है ये आपको क्या कर दे, एक तो पूर्वी भाग में बांट देती है और एक पश्चिम भाग में आपको बांट देती है देशांतर रेखा। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी माना गया है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये सब पता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यूँ घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, या आपका पश्चिम हो गया या आपका पूर्व होगा, इस तरह से घूमती है। ठीक है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय, अब जो पूर्व के स्थान है इधर के, इनका आगे के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे है। आ गया समझ। देखिए जो इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का, मान लिया आपकी पृथ्वी हो गई है, ठीक है, इसे
चूँकि पृथ्वी पश्चिम से ये घूमती है ये, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व में अगर पहले इधर जाएगी, पहले इधर घूमेगी, तो पहले इधर का समय ज़्यादा रहेगा, पहले ये स्थान पहले आ जाएगा ना। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, इस जो ग्रीनविच रेखा है से पूर्व के स्थानों का जो समय है ग्रीनविच से आगे रहता है। क्या रहता है? ग्रीनविच से आगे रहता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 68, दो विपरीत देशांतरों को जोड़ने से, दो विपरीत देशांतर हैं उनको जोड़ने से एक ध्रुवीय व्रत बनता है। क्या बनता है? एक ध्रुवीय व्रत बन जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 180। किनकी? देशांतरों की जो टोटल संख्या 180 होती है। क्वेश्चन नंबर 69 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 21 तारीख को जो है जून को कर्क रेखा पर सूर्य क्या चमकता है? लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। कब होती है मेरे दोस्तों? रात सबसे छोटी 21 जून को, और दिन सबसे बड़ा कब होता है? वो भी 21 जून को होता है। ये अवस्था क्या कहलाती है? ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। जब दिन बड़ा रहता है, रात छोटी रहती है, तो क्या कहलाती है? सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात क्या कहलाएगी? 21 जून को आती है, ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। जो 22 दिसंबर है आपके, उस पर जो है मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी, वो दिन सबसे छोटा होता है। यह अवस्था क्या कहलाती है? शीत अयनांत कहलाती है। इसमें क्या होता है? आपकी रात तो जो बढ़ी जाती है और दिन आपका जो है छोटा हो जाता है, जो सर्दी में होता है। क्वेश्चन नंबर 71, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च व 23 सितंबर की बात करें तो सूर्य जो है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन व रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? पूरी धरती पर दिन व रात 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है पूरी धरती पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। सॉरी, 21 मार्च को बसंत विषुव व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? 21 मार्च को बसंत विषुव व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? शरद विषुव और सौर वर्ष। 21 मार्च को बसंत विषुव व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है, 23 सितंबर क्या कहा जाता है? शरद विषुव और सौर वर्ष सामान्यतः क्या कहा जाता है? शरद विषुव। सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन व लीप वर्ष 366 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जो प्रत्येक जो लीप वर्ष होता है 4 साल में एक बार आता है, तो उस दिन क्या होता है? 29वां दिन होता है फरवरी में, ठीक है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। लीप वर्ष किससे विभाज्य होता है? 4 से। भाई जिस महीने में 4 का भाग चला जाता है ना, वो महीना कौन सा रहता है? वो महीना लीप वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सीजीगी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सीजीगी का। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी क्या आ जाती है? पृथ्वी जो है आपकी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की से रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। देखिए कि आपकी पृथ्वी हो गई, यह आपका सूर्य हो गया, और यह आपका चंद्रमा हो गया। अब ये दोनों के बीच में आ गई, तो ये जो सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी पे आके रह गई, चंद्रमा पे पहुंच नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पहुंचती है। और जब पृथ्वी की छाया किस पे पड़ेगी? अब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है। ये पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगेगी, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, ठीक है। इससे चंद्रग्रहण लग जाता है। इससे क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण बोलेंगे। जब पृथ्वी क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और चंद्रमा पे जब पृथ्वी की छाया पड़ती है और सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, तो क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी क्या? चंद्रग्रहण कहलाएगा। यह हमेशा कब होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है। सब पूर्णिमा के दिन हमेशा आपको देख लेना, हमेशा पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आता है। जब आपका चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तो पृथ्वी के कुछ हिस्से का पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और क्या होता है? देखिए जब चंद्रमा, अब देखिए अब चंद्रमा की बारी आ गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई,
ठीक है, ये आपका चंद्रमा हो गया, मून, और ये आपका सन हो गया। अब देखिए, जब इसकी रोशनी किसने देख ली, चंद्रमा ने इसकी रोशनी ग्रहण कर ली। अब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं आ रहा, पृथ्वी बस इसकी छाया आ रही है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। पृथ्वी कुछ हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब क्या है, मतलब कुछ हिस्से पर तो पहुंच रहा है, लेकिन क्या है, कुछ हिस्सा बच गया, किसका, पृथ्वी का, इस पर क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, या ऐसे सूर्य ग्रहण कहलाता है। कब कहलाता है, सूर्य ग्रहण। ये हमेशा कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या को तो होता है आपका सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है, 1610 किलोमीटर की दिशा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की। एक घंटे में 1610 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है क्या, पृथ्वी। पृथ्वी की किस गति से दिन व रात होते हैं, तो घूर्णन गति से क्या होता है, दिन व रात होते हैं। पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है उससे क्या है, दिन व रात होते हैं। 75 क्वेश्चन 75। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है, इसके लिए 365 दिन 5 घंटे 54 मिनट का समय लगता है। कितना, 365 दिन 5 घंटे 54 मिनट का समय लगता है। इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति। कैसे, इससे क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन व वर्ष परिवर्तन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है और वर्ष परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी क्या करती है, ये आपका सूर्य हो गया, वो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हो गई, ये क्या करेगी, सूर्य चक्कर लगाती है। इसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति कहा जाता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। आलस आने लग गए दोस्तों। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए, सर्वप्रथम मानचित्र आपके मिस्र में बनाए गए हैं। मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं किसके द्वारा दर्शाया गया है, टोलेमी। मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया, टोलेमी के द्वारा। नई दुनिया किसे कहा जाता है, अमेरिका को, जो है आपकी नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने 1492 में की थी। 5 वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे, 1498 में केरल के कालीकट तट पर जो है वास्को डी गामा पहुंचे। 1400 में कालीकट में पहुंचे थे। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, पैमाना का जो है मानचित्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। किसी छोटे व क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र कहलाता है, खाका। किसी भी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन सी मानचित्रों, छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन सी मानचित्रों में दर्शाया गया है, कैडस्ट्रल भूसंपत्ति। क्या, कैडस्ट्रल भूसंपत्ति। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन सी मानचित्रों में दर्शाया गया है, जो छोटे क्षेत्र हैं उनको बड़ा करके कौन सी मानचित्र में दर्शाया है, कैडस्ट्रल व भूसंपत्ति क्षेत्रों में दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है, तो विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन जो है एटलस कहलाता है। आपके क्वेश्चन नंबर 11 है। दिशा सूचक यंत्रों की सूची, सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है, उत्तर दिशा दर्शाती है। दिशा सूचक यंत्र है, उनकी जो सुई है हमेशा उत्तर दिशा की तरफ घूम जाती है ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12। परंपरागत तो मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, वो कहलाते हैं आपके रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। जो परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करें महाद्वीप और महासागर की, तो पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है, तो 29% पर जो है महाद्वीप है। तो पृथ्वी के स्तरीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, तो पृथ्वी के जो स्तरीय भाग है उनको 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है मेरे दोस्तों। 3। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है, पृथ्वी के जो 71% भाग पर महासागर है। 4। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है, क्वेश्चन तो 5 महासागरों में बांटा गया है। 7 तो महाद्वीपों में वह 7 महाद्वीप और 5 महासागर है दोस्तों। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया है। क्वेश्चन नंबर 6। एशिया पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 30% भाग पर फैला हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 7, एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? स्वेज नहर तथा लाल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के पूर्व में जो मेरे दोस्तों प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में, एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में आपके हिंद महासागर स्थित है। 11, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो एशिया को जो यूरोप से अलग करता है आपका यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर आपको जो एशिया के यूरोप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे नीचा स्थान है दोस्तों मृत सागर है, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? 60% जो है एशिया में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? पामीर का पठार। पामीर का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है मेरे दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यांग टीसी क्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांग टीसी क्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है मेरे दोस्तों। कौन सी है? यांग टीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी जो कहाँ है? चीन में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका जो है उसमें कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नामीब व कालहरी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो नामीब व कालहरी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, नील नदी का उद्गम झील किस झील से होता है? तो नील नदी का जो उद्गम है आपके विक्टोरिया झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीका की सबसे लंबी व पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस जो है आपकी अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 24, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट देनाली है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है? तो ग्रांड कैनियन जो है विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 27, बात करें विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आपकी सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी अमेरिका की महान झील में कौन सी झीलें शामिल हैं? तो उत्तरी अमेरिका की महान झील में जो है मेरे दोस्तों ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर व झूरन झील शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे लंबी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन जो है अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अट्टाकामा जो है अट्टाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। धरती के फेफड़े किससे कहा जाता है? तो अमेजन का वन क्षेत्र को जो है धरती के फेफड़े कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं? तो फेजेंडा कहलाते हैं। जो आपके ब्राज़ील में जो पाए जाते हैं आपके कॉफ़ी के जो बागान है बगीचे हैं वो क्या कहलाते हैं? फेजेंडा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज कैप्टन कुक 1773 में की थी इन्होंने। 1773 में जो है कैप्टन कुक के द्वारा जो है अंटार्कटिका की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा था? तो 1821 में जॉन डेविस ने जो है अंटार्कटिका में पहला कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 37, अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोहा। डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही इन्होंने जो है सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। हम देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है मेरे दोस्तों। 39, यूरोप एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। यूरोप एशिया का संयुक्त भाग जो है यूरोप एशिया को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? यूरेशिया।
क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मैं दोस्तों 41, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो विश्व का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाने से किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? मैं दोस्तों ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो दीवार है विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज है। मैं जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज है। कौन सी? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो बेड का संबंध कहाँ से है? जो ऑस्ट्रेलिया से है। मेरिनो बेड का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, कालगुर्गी व कुलगाड़ी क्या है? सोने की खान है। में दोस्तों कालगुर्गी व कुलगाड़ी क्या है? सोने की खान है ये। कालगुर्गी व कुलगाड़ी सोने की खान। क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मर्रे व डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ मर्रे व डार्लिंग तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी? तो त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, 11 किलोमीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या कहलाता है? अग्नि मेखला, फायर रिंग। विश्व का प्रशांत के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ में सबसे अधिक भूकंप ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या कहलाता है? अग्नि मेखला, फायर रिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 54, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। कैसी है? इस तरह से अटलांटिक महासागर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, डागर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिक्स के किस प्रकार के क्षेत्र है? तो मछली पकड़ने के केंद्र हैं। क्या है? मछली पकड़ने के केंद्र क्या है? डागर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र है? तो मछली पकड़ने के केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 56, कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो कटकों के लिए अटलांटिक महासागर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो मध्य अटलांटिक कटक। विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा है? महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर जो विश्व का सबसे समुद्री जलमार्ग है व्यस्ततम वो है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 80, आर्कटिक की आकृति में किसी के समान है? आर्कटिक की आकृति अंग्रेजी भाषा के डी के समान है। क्वेश्चन नंबर 61, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेनमार्क जल संधि जोड़ते हैं। पर्यावरणीय प्रदेश की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है? ध्रुवों पर पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान कैसा होता है? कम हो जाता है। मैं दोस्तों सर प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मैं दोस्तों तमिलनाडु में जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु व केरल में आपके अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तो आपकी तमिलनाडु में है और अन्नामलाई की पहाड़ी आपके कहाँ स्थित है? तमिलनाडु व केरल में स्थित है। 67, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान आपके यूरोप में पाए जाते हैं। यहाँ का संबंध किस मरुस्थल से है? आपका यहाँ का संबंध जो शीत मरुस्थल लद्दाख से है। 59, एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाता है। एस्किमो के जो बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं आपके सील तथा वायरस वालरस वायरस नहीं है, वालरस है ये। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, छोटे अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थिति वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जो छोटे अक्षांशों के बीच में स्थित विशेष परिस्थिति वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? रेत के टीले जो है दोहरे नाम से जाने जाते हैं। देखिए हमारा सामाजिक परिवेश, सामाजिक सबसे छोटी इकाई में दोस्तों सामाजिक सबसे छोटी इकाई आपकी परिवार है। बालिक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो बालिक की प्रथम पाठशाला परिवार ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी
चाचा चाची मामा मामी सब रहते हैं, क्या कहलाता है? आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। इस परिवार के लिए माता पिता उनके संतान रहते हैं, कहलाता है एकल परिवार कहलाता है। आपके परिवार के सदस्य के बाद हमारी सबसे निकट कौन रहते हैं? पड़ोसी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। देखिए तो हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ असम में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान मुख्यतः कौन सी फसल उत्पादित करता है? तो ज्वार, मक्का व बाजरा राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है आपका असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का ओणम त्यौहार है। पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो तमिलनाडु का पोंगल है। गणगौर व तीज किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गणगौर आपके राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है। छठ पूजा किस क्षेत्र से की जाती है? तो बिहार में आपकी छठ पूजा की जाती है। बैसाखी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पंजाब का बैसाखी त्यौहार है। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है? बिहार का जो है लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है। 10 ढोकला खमण कहाँ प्रसिद्ध है? गुजरात का ढोकला खमण प्रसिद्ध है। 11 दाल बाटी चूरमा कहाँ प्रसिद्ध है? ये आप सब जानते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध है। इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में इडली डोसा खाया जाता है। देखिए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम मेरे दोस्तों। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कमल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हमारा राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया है। देखिए दोस्तों, वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय कहलाता है। जब हम वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय। और जो वस्तु के बदले वस्तु देते हैं वस्तु विनिमय। वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारी को बेच देते हैं क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी। व्यापार जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है कहलाता है खुदरा या फुटकर व्यापारी। खुदरा या फुटकर व्यापारी जो छोटे व्यापारी रहते हैं वो खुदरा। भारत के सभी बैंक जिसके में कार्य करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में एटीएम मशीन का पूरा नाम बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में दोस्तों 7 परिवार के सदस्यों के चलने वाला उद्योग कौन सा है? कुटीर उद्योग। लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने रहा उद्योग की श्रेणी में आता है तो लघु उद्योग है। जिस उद्योग में भी जो है मतलब 20 व्यक्तियों की श्रेणी में आता है ना, लघु उद्योग कहलाता है। ठीक है। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं, जो संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग से क्या कार्य करते हैं क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सब के लिए सब एक के लिए क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र। एक तो हो गया सब के लिए और सब के हो गया एक के लिए क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र। एक प्राथमिक सहकारी समिति गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य का होना है? 15। जब कोई व्यक्ति किसी से वह वस्तु खरीदता है तो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। 5 उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी कानून का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया है? जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख तक की शिकायत की जाती है जिला उपभोक्ता मंच पर। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख तक की से 1 करोड़ तक की। 20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायत की जाती है राज्य उपभोक्ता आयोग पर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जाती है? 1 करोड़ से अधिक की। क्वेश्चन नंबर 8 की, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जाती है? 1 करोड़ तक की शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरों की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। दूसरों की जो मेहनत है उसका अनुचित लाभ उठाना शोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदल कर नया देने वाला वादा कहलाता है गारंटी। क्रय की गई वस्तु को अगर मान लो कोई वस्तु हम क्रय कर लेते हैं, कोई जैसे हमारे फ्रिज ले लिया है, समय अगर निश्चित समय अवधि में अगर 1 साल की उसकी गारंटी है और वो ख़राब हो जाती है तो उसको जो बदल कर नया देने वाले वो क्या बोलेंगे? उसको गारंटी बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11, क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को दोषमुक्त करके देने का वादा कहलाता है वारंटी कहलाता है। आपको मान ली कोई वस्तु खराब हो जाती है उसको ठीक करके देने रिपेयर करना वारंटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? सहकारिता विभाग से। जो सहकारी समिति है उसका पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? सहकारिता विभाग से सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर, सरकार का कार्य क्या होता है? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। सरकार का कार्य सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले इस व्यक्ति राजा रानी के पास हो तो सरकार की व्यवस्था कहलाती है आपकी कहलाएगी। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति राजा रानी के पास हो तो क्या कहलाती है? आपकी राजतंत्र कहलाती है। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। जनता का जनता के द्वारा जनता का शासन। क्वेश्चन नंबर 4, जब लोकहित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाए इस सरकार क्या कहलाती है? तानाशाही सरकार कहलाती है। जब लोकहित को ध्यान में न रखते हुए जब लोगों के हित को ध्यान में नहीं रखते हुए दूसरों को दबाकर मतलब उनको दबाकर उनसे निर्णय लिया जाए इस सरकार तानाशाही सरकार कहलाती है। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी है? 18 वर्ष है मेरे दोस्तों। जो सरकार के चयन हेतु आवश्यक नागरिकों की आयु 18 वर्ष है। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 1, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार दिवसन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी। क्या हुआ था कि 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार दिवसन के द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया गया था। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी थी। ये अधिकार जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार व सहभागिता अधिकार के अंदर। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम में सरकार ने कौन सा कानून बनाया? PC&PNDT कानून। कौन सा? PC&PNDT कानून बनाया था 1994 में। किसने बनाया था? कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह रोकथाम में सरकार ने कौन सा कानून बनाया? बाल विवाह प्रतिषेध कानून बनाया था अधिनियम 2006 को। कौन सा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल श्रम रोकथाम में सरकार ने कौन कानून कब बनाया? किशोर न्याय अधिनियम 2000। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? किशोर न्याय अधिनियम 2000 को बनाया था। बाल यौन हिंसा को रोकथाम से हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण हेतु अधिनियम 2012। बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या किया था? प्रयास किए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने बनाए थे? 1098 बना दिए। अब देखिए हमारा है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन में जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। कौन सी संविधान संशोधन बनाया गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नागरिक स्वशासन और अधिक सशक्त बनाया गया? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1559 को जो है त्रिस्तरीय ढांचे की जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब वो कहाँ से की थी? नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी, राजस्थान से। पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति तथा जिला परिषद है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वार्ड सभा जो है ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। साथ ग्राम पंचायत में क्रियान्वित के लिए सरकार कर्मचारी कौन होता है? सरकार कर्मचारी कौन होता है? ग्राम सेवक जो है सरकारी कर्मचारी होता है जो इनके चुनाव में सहायता करता है या और अन्य कामों में हेल्प करता है असिस्टेंट के तौर पर। ग्राम पंचायत के कार्य कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत के कार्य देखो, शुद्ध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना, शुद्ध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, सड़क नालियाँ एवं विद्यालय भवन का निर्माण करवाना, महात्मा गांधी नरेगा अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना, वार्षिक मेलों, हाट बाजारों, मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करवाना, वृक्षारोपण करना, चरवाह भूमि का विकास व बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयास करना, ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायता सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है? तो महीने में 4 दिन, 5, 12, 20, 27 तारीख को। देखो दोस्तों, सरपंच की जो है ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायताओं के लिए सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच का भी उपस्थित रहता है। ये जो 5 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख है, इस दिन जो है महीने में 4 बार जो है सरपंच उपस्थित रहता है और भी ग्रामीणों की सहायता करने के लिए, कोई भी उनकी समस्या रहती है उनका समाधान करने के लिए, उनको सुनने के लिए जो सरपंच इस दिन इस तारीख को जो है बैठता है ग्राम सचिवालय में। पंचायत समिति के मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान। जो पंचायत समिति का जो मुखिया रहता है क्या कहलाता है? प्रधान। पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं? पंचायत समिति के ये 3-4 कार्य हैं पंचायत समिति के। तो देखिए पंचायत समिति के कार्य की बात करें तो
अपने क्षेत्र को पंचायत की कार्य समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ठीक है, सरकारी योजनाएं उनको उपलब्ध करवाना और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब प्रारंभिक बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायत समिति कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी। जो पंचायत समिति है उनको कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, BDO। क्या बोलते हैं हम? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोलेंगे उसे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम BDO बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। 14, जिला परिषद के कार्य कौन से हैं? जिला परिषद को मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख जो है जिला परिषद का मुखिया होता है। ये पूछ रहे जिला परिषद के मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला कार्य कौन? जिला परिषद के कार्य, बात करें जिला परिषद के कार्य कौन से हैं, तो यह ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। एक तो ग्राम पंचायत हो गया और राज्य सरकार हो गया, इनके बीच की कड़ी का कार्य करती है कौन? जिला परिषद। पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती है। जो पंचायत समिति है उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करती है। 3, संपूर्ण जिले के विकास की योजना बनाती है। 4, जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा पर्यवेक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 15, जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO। जिला परिषद के कार्यों में जो जिला परिषद रहते हैं उनके कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO। क्वेश्चन नंबर 16, 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर पालिका। ये क्वेश्चन नंबर 17, 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर परिषद में आ जाते हैं। 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन सी स्वशासन व्यवस्था में कार्य करते हैं? नगर परिषद में। क्वेश्चन नंबर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर निगम। नगर निगम नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? सभापति। जो नगर परिषद का जो मुखिया होता है सभापति कहलाता है। 15 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था करती है? नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहलाता है। जो नगर निगम है उसका मुखिया क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन सभी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यालय कितना होता है? 5 वर्ष। ये जो सब संस्थाओं का कार्यालय 5 होते हैं। शहरी संस्थाओं के कार्य कौन से होते हैं? तो शहरी संस्थाएं उनके कार्य कौन से होते हैं ये आपको हम ये जो तीनों शहरी संस्थाएं हैं आपकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो तीनों के जो कार्य हैं वो हैं शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, पहला तो हो गया। ठीक है, दूसरा सड़कों पर रोशनी सफाई व्यवस्था करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन करना, दमकल की व्यवस्था करना, जो दमकल का मतलब होता है इसमें फायर एग्जिट की। ठीक है, सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय, पुस्तक का निर्माण, वृक्षारोपण करवाना, दमकल की व्यवस्था। अब ये जो कार्य आपके ऐच्छिक कार्य है, इनको चाहे तो करवा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकते। मतदाता द्वारा चुना गया पद अधिकारी कहलाता है निर्वाचित। जो मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी क्या कहलाता है? निर्वाचित। मतलब जब हम चुनाव देकर वोट देकर किसी को चुनते हैं तो निर्वाचित कहलाता है। पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? मनोनीत। मतलब पदाधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो ये क्या कहलाएगा? मनोनीत। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 है। राजस्थान में वर्तमान में जो है 10 संभाग हैं और वर्तमान में जो है यहाँ पे राजस्थान में 50 जिले हैं। जिला प्रशासन अपने जिलों के लोगों के लिए क्या कार्य करता है? जिला प्रशासन अपने जिलों के लोगों की शांति एवं कानून की व्यवस्था करता है, भू अभिलेख संधारित करना था, राजस्व प्राप्त करता है, रसद एवं सामग्री संबंधी व्यवस्था करता है, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली में यातायात संबंधी व्यवस्था करता है, रसद एवं सामग्री व्यवस्था करता है, जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने में लागू करता है, विभिन्न संविधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाता है, प्राकृतिक आपदा से बचाव कार्य करता है, राज्य जनता और सरकारी बीच कड़ी का कार्य करता है, पंचायत व्यवस्था और जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करता है, जन समस्याओं को सुनना उनका निराकरण करता है। पंचायती राज व्यवस्था के जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना, जन समस्याओं को सुनना व उनका निराकरण करना।
क्वेश्चन नंबर 4, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है कि जिले में जो है शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 5, जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? पुलिस अधीक्षक और एसपी के अंतर्गत में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड मजिस्ट्रेट एडीएम जो है। जिला मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट रहता है कलेक्टर अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड स्तर पर मजिस्ट्रेट, जिसे एक तो एसडीएम होता है, दूसरा एडीएम होता है। ठीक है, ये इसके अधीन होता है कलेक्टर के। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट है कलेक्टर, उसके अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? कार्यपालक होता है, जिसे मजिस्ट्रेट तहसीलदार या एसडीएम कहते हैं। एसडीएम किसको बोलते हैं? यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट तो कलेक्टर हो गया, मजिस्ट्रेट तो कलेक्टर हो जाता है, और एडीएम आपके हो जाता है उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट हो जाता है, जिसे हम असिस्टेंट ही बोल सकते हैं। और जो जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार एसडीएम। क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति जमीन जायदाद खरीदारी विवाद किराया और संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? दीवानी विवाद में। किस में आते हैं? दीवानी विवाद में आते हैं। संपत्ति जमीन जायदाद खरीदारी विवाह किराया और संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? दीवानी विवाद में। क्वेश्चन नंबर 9, हत्या मारपीट चोरी शांति भंग जो लड़ाई झगड़े संबंधित है वो आपके आते हैं फौजदारी विवाद में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भूमि संबंधी विवाद, कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी लगान आदि विवाद किस श्रेणी में आते हैं? राजस्व विवाद में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11, जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो जिले में जो है 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या है? इसे बोलेंगे हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलेंगे इसे। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बात करते हैं हमारा अतिथि ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है? शिलालेख पुरातत्व सामग्री से जो है हमारे अतिथि ज्ञान भंडार का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, वे स्रोत जो पुराने तथा पुरातात्विकों द्वारा एकत्रित किए गए कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 3, वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। पानों ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तांबा की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर पंजाब का हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता कौन से स्थल पाकिस्तान में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजियम, सोमदड़ो। ये देखिए, वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तांबा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा है? तो पहला नगर कौन सा है? पंजाब, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता कौन से स्थल पाकिस्तान में? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजियम, सोमदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता कौन से स्थल भारत में है? रोपड़, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि। क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई थी? सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। सरस्वती नदी का उद्गम जो माना जाता है शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है सरस्वती का उद्गम। सिंधु की माँ किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती नदी को सिंधु की माँ कहा जाता है। 11, सिंधु की समकालीन नदी घाटी सभ्यता कौन सी? तो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया की दजला, फरात व चीन की वांगू नदी सभ्यताएं। क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा सभ्यता का स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में 1900 में 2 टीलों के बीच ये सभ्यता का स्थल खोजा गया। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा आपकी स्थित है। 1900 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता के स्थल को खोजा गया था। 1900 में 2 टीलों के बीच खोजा गया था किसको? कालीबंगा को। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? आर्य सभ्यता जो है आपके उदयपुर में से तामनगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर? तो आपके भीलवाड़ा में स्थित है बागोर। क्वेश्चन नंबर 15, बालाथल व गिलोन सभ्यता स्थित है वो उदयपुर में आपके। 16, नौहर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? आपके भरतपुर में। नौहर तांबे की लोहे की कुल्हाड़ी मिली है जहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? चंद्रावती आपके सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 18, पचमतला सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद में पचमता सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सीकर में जो है गणेश्वर सभ्यता स्थित है कांती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 20, बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में जो है आपके बेराट सभ्यता स्थित है। महाभारत काल में भी अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में तरखान वाला डेरा स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2500 वर्ष पुरानी, वर्तमान से 4500 वर्ष। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? वेदों को जो है
2 में। पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद से मिलते हैं? यजुर्वेद से। देवता की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? सामवेद में। भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ है? सामवेद से। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से तो चिकित्सा विधि का ज्ञान मिलता है। वेद के कितने भाग हैं? 4। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हैं। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है? 16 संस्कारों का। वैदिक संस्कृति को मानव जीवन के कितने आश्रम में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? कुटुंब को जो है आर्यों के जीवन का मूल आधार माना गया है। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परिवार के लिए हुआ है। 4 कुटुंब से मिलकर क्या बना है? ग्राम। ग्राम के मिलने से क्या बना है? विष। 16 विष का मुखिया कौन होता है? विषपति। विष के समूह से किसका निर्माण होता है? जन का। जिनका शासक क्या कहलाता है? राजन या जनपति। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये जो आपकी ऋग्वेद कालीन नदियाँ हैं, तत्कालीन नाम जो कुंभा है, कुर्मुदा है, गोमती है, सुवस्तु है। जिनका प्राचीन नाम, कुंभा का प्राचीन नाम काबुल है, कुर्मुदा का कूटम है, गोमती का गोमल है, सुवस्तु का स्वात है। सिंधु नदी का सिंध है, वितस्तता का झेलम है, विपाशा का व्यास है, परुषणी का रावी है, अस्किनी का चिनाब है, समुद्री का सतुदरी का सतलज है, दशरथी का सरस्वती है। जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता है उसे क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। बड़े जनपदों में छोटे जनपदों को मिलने से किसका निर्माण होता है? महाजनपद का। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। 16 महाजनपदों सर्वप्रथम कहाँ से मिली है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों की राजधानी 16 महाजनपदों की राजधानी की बात करें तो अंक की चंपा है मेरे दोस्तों, मगध की पाटलिपुत्र है, काशी की वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, वज्र की वैशाली है, मल की कुशीनारा है, चैत्य की शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है, इंद्रप्रस्थ की कुरु है, पांचल की ऐशत्रम कंपिल है, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन की मथुरा है, असम की भूतन है, अवंती की उज्जैनी महेशमती है, कंबोज की राजपुर है, गांधारी तक्षशिला है। महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में जो है इन्होंने अपना जो है अज्ञातवास बिताया था। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया है? काशी।